नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। आज के इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और पूरे 100 प्रश्न हिंदी के होंगे। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती में पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आएगा, तो उसी पर आधारित, उसी सिलेबस पर आधारित पूरे 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है। अगर जो हमारे द्वारा कराया गया मॉडल पेपर पूरा आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग का नंबर 115 से ऊपर ही आएगा। और आप लोगों के लिए चैलेंज है, इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए और 115 नंबर से ऊपर ला के दिखाइए। अगर जो 115 आप लोग का सही जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारा उत्तर इतना सही गया। तो दोस्तों, अगले दिन आप सबका नाम भी लिया जाएगा कि इन लोगों का 115 नंबर से ऊपर गया है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर जो अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा भी दीजिए जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर बनिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाभारत का मूलतः नाम क्या है। तो मूलतः नाम जय संहिता है। एक नाम इसे और कहा जाता है सत्र सहस्त्र जय संहिता, सत्र सहस्त्र संहिता। दोस्तों, तो जय संहिता एक नाम है, एक सत्र सहस्त्र संहिता नाम है। तो दो नाम महाभारत की याद रखना बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो दूसरा प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है, तो कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ये आप सबके सामने है, बताना है। तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। चलिए, 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव के दरबार में। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर आप सबके सामने है, दादा भाई नौरोजी निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। दोस्तों, केवल प्रश्न और उत्तर बताया जाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न हैं, वैसे एक घंटा लगने वाला है, इसलिए केवल विकल्प, सही जो विकल्प है उसी को बता रहे हैं, ज़्यादा व्याख्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब में। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? पंजाब में पड़ी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसका कथन है आप सबके सामने है, ये बताना है। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ये कथन कहा था। और दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रांतिकारियों ने इस जो कथन है सबसे ज़्यादा उपयोग किया क्रांतिकारियों ने। तो इसका राइट आंसर है, ये किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, या इसके जो स्थापना हुआ था संस्थापक कौन थे? तो एक तिलक थे और एक एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सी राजगोपालाचार्य भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नौवां प्रश्न आप सबके सामने है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था ये बताना है। तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1976 में। अधिनियम भी पूछा जाता है, तो याद रखना आप सबको, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनाश, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, आप लोगों के सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है?
यानी भारतीय गणतंत्र का कौन प्रमुख होता है। वैसे संवैधानिक प्रमुख तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुख्य रूप से इस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकर्ता होता है, लेकिन जो विकल्प है उसका राष्ट्रपति ही सही है। यहाँ प्रश्न का जो उत्तर है गणतंत्र का प्रमुख, उसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता संबंधित है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव कितने साल बाद होते हैं, ये प्रश्न में पूछा जा रहा। तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होता है, जैसा कि इस समय माहौल गर्म है पंचायत चुनाव का। चला अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां नंबर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य तट रेखा से सटे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में 9 राज्य तट रेखा से सटे हुए हैं। यहाँ इधर से शुरू करिए, गुजरात से लेकर के पश्चिम में चले जाइए पश्चिम बंगाल तक, ये सब जितने राज्य किनारे किनारे हैं सब सटे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह उत्पाद है, यानी किस उत्पाद के लिए जाना जाता है ये मेसाबी रेंज। तो इसका राइट आंसर है ये लौह अयस्क के रूप में जाना जाता है, यानी लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है कहाँ, मेसाबी रेंज। अब कोई ज़रूरी है कि आप लोगों को ये पता हो कि ये कहाँ है, तो मेसाबी रेंज ये कहाँ है आप लोग को बताना है। चलिए हम बता देते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यहाँ लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में मिलते हैं। आप सबको बताना है यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक किस देश में मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के भंडार सबसे अधिक नंबर पे मिलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरे नंबर पे दक्षिणी अफ्रीका का नंबर आता है यूरेनियम के उत्पादन में। अगला प्रश्न है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। ये बताना है आप सबको कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, ये आप सबको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान से इतर संस्था है जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका वर्णन नीति आयोग नहीं किया गया। योजना आयोग और नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया 2014 में और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये संविधान में नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, वह है अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन है। तो दोस्तों जो 15 अनुच्छेद है इसमें ये बताया गया है कि जाति लिंग भेद के अनुसार आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 जो है काम समय और नौकरी में समानता के अवसर उपलब्ध कराएगा और 18वां जो है छुआछूत से है, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन किस में है, तो ये है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद जो 18 है ये उपाधियों का अंत करता है। तो फिलहाल चारों अनुच्छेद आप लोग जान लिए, लेकिन इसका राइट आंसर है अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम जो वेव लेंथ वाला प्रकाश होता है वो बैंगनी का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। इसी का उल्टा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग बैंगनी है।
अगला प्रश्न आप सबके सामने है, ट्यूबलाइट में निम्न में से दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। निम्न दाब पर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन और नियान में से कोई गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन और नियान। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, यानी सिंदूर का रासायनिक नाम बताना है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड H2S, मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम है सिंदूर का। तो ये आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल है, गैसोहोल क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो गैसोहोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण होता है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण गैसोहोल कहलाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी गैस वेल्डिंग में कौन काम आता है, तो ऑक्सीजन के बिना जलता नहीं है और एसिटिलीन गैस में काम लगता है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में काम आते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। क्या करके पेयजल तैयार किया जाता है, निथार करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रेशेदार कांच। रेशेदार कांच से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है लोहे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम और निकिल। अगला प्रश्न है, जल के पीएच मान का होता है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो जल होता है शुद्ध जल, उसका लगभग पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय होता। तो जल होता उदासीन, जो पिया जाता है, तो लगभग 7 पीएच होता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो पानी की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट ये उत्तरदायी कारक हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है सैल्मोनेला बैसिलाई, बैसिलाई ये राइट आंसर है। भोजन विषाक्तता का सबसे बड़ा कारण है सैल्मोनेला बैसिलाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है, यानी नहीं रखता है। कौन सा संश्लेषण नहीं कर पाता है थैलेसीमिया रोगी, तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण नहीं कर पाता है और हीमोग्लोबिन उसको बार बार चढ़ाना पड़ता है अगर जो उसको जीवित रहना है तो, अर्थात डायलिसिस की क्रिया बार बार करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन होता है। तो ये धीरे धीरे होता है, यानी धीमा होता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है, बहुत धीमा धीमा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ आप देखें 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार माना गया है। तो किस आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारण होता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। किस पर होता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे होता है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ये थोड़ा धूमिल है, आप लोग समझ सकते हैं बातों को। अगला है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन शल्य क्रिया आर्थोप्लास्टी है। तो ये आप सबके सामने है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत
नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान था और पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल थे। और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, उपरोक्त सभी जितने भी पद हैं सब सही हैं इसके। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई है? तो ये आपके सामने आ जाता है 20 जनवरी 2021 को 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जनवरी 2021 को की गई थी। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 19-20 जनवरी 2021। 19-20 जनवरी 2021 को भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर है 89 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि 15 जनवरी 2021 को कहां पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 15 जनवरी 2021 को भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आयोजित की गई। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में नेपाल भारत संयुक्त आयोग की कईवीं संस्करण की बैठक हुई? तो 6ठी हुई है, ये ध्यान में रखना आप सबको। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। त्रिभुज शीर्ष, कहानी क्या होगा? त्रिभुज जिस प्रकार शीर्ष से संबंधित है, कहानी उसी प्रकार चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है रीजनिंग का। यदि PONDERS को किसी कोड भाषा में ONMCDQR लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में MAT को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि P है तो Q हो गया, यानी O के बाद P आता है। इधर से चलें तो O के बाद P एक प्लस, और अगर जो इधर से देखें तो एक माइनस। फिर N के बाद क्या आता है? NO, MN, C के बाद D, D के बाद E, यानी इधर से चलेंगे तो एक प्लस होता जा रहा है, इधर से चलेंगे तो एक माइनस होता जा रहा है। तो आप सबके सामने है मैट। मैट को बताना है O के बाद क्या आता है, L के बाद क्या आता है, आप सबके सामने है। ये नहीं होगा, यानी यम, L के बाद यम, L के बाद M, Z के बाद A और S के बाद T, यानी ये विकल्प हमारा सही हो जाता है LZS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LZS। मैट को क्या लिखेंगे? LZS लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो सफ़ेद, लाल, हरा, ये सब रंगों के नाम है, जबकि यहाँ B में रंग केवल लिखा गया, तो ये गलत है, तो यही सही हो गया। अगला प्रश्न है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी भाषा में इतना को इतना के रूप से कोडित किया जाता है, यानी इसको इतना के रूप से लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा?
तो यहाँ आप सबके सामने आ जाता है आर के बाद क्या लिखा गया है, पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी 2 माइनस करने के बाद ये आ रहा है पी, तो 2 माइनस करिए तो आ रहा है एस, यानी एस टी यू। 2 माइनस करने पे आ रहा, 2 माइनस करिए तो आ रहा है वाई, 2 माइनस करिए तो आ रहा है सी। तो उसी प्रकार इसमें से 2 माइनस करेंगे, जी से 2 माइनस करेंगे तो आएगा ई, पी से 2 माइनस करेंगे तो आएगा एन, और वी से 2 माइनस करेंगे तो आएगा टी, क्यू से 2 माइनस करेंगे तो आएगा ओ से 2 माइनस करेंगे तो आएगा एम। तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प सही हो जा रहा है। बहुत आसान आएंगे रीजनिंग के प्रश्न। अगला प्रश्न आप सबके सामने देख लेते हैं। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो नव वर्ष का दिन किस दिन पड़ेगा? यानी आज जान लीजिए सोमवार है, तो कल, आने वाला कल, उसके बाद क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस डे है, यानी 25 तारीख क्रिसमस डे, कल ये हो गया 24 तारीख, और ये बात हो रही है सोमवार 23 तारीख। सोमवार हो गया 23 तारीख, तो 23 7 30, यानी 30 तारीख को फिर सोमवार पड़ेगा, तो 31 तारीख को हो गया मंगलवार, और पहली तारीख को पड़ेगा बुधवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। बुधवार होगा पहली तारीख। अगला प्रश्न है, कथन उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष है, सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। दूसरा कथन है, निष्कर्ष है, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, यानी उद्योग नहीं है तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उद्योग नहीं है तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। मोटरसाइकिल, बाइक धुआं चलाते हैं, पॉलीथीन उपयोग करते हैं, तो ये नहीं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो हमारा विकल्प चला जाता है सी पे, क्योंकि दोनों कथन और निष्कर्ष दोनों संतुष्ट नहीं हैं, तो ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। अभी 100 प्रश्न हिंदी बाकी है। 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाला विश्व का पहला टीम कौन बना है? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान अभी हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये थे 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के। अब 50 प्रश्न हिंदी के देख लीजिए। तो हिंदी का पहला प्रश्न आप सबके सामने है, आप लोग उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? तो वीरों की गाथाएं, युद्धों का सजीव वर्णन और दरबारी साहित्य, ये तीनों हैं, जबकि राष्ट्र प्रेम की भावना ये आदिकाल में नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रेम की भावना। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि उज्ज्वल बरन अधीनतन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। ये पंक्ति बताना है कि इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो का नाम आप लोग जानते ही होंगे, किस किस तरह से वो लिखते हैं अपने दोहे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, बताना है बीजक का संग्रह किसने किया? दोस्तों जो बीजक है साखी शबद रामायणी कबीरदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उनकी रचनाओं को इकट्ठा करके बीजक का रूप देने वाले थे उनके शिष्य धर्मदास। उनके शिष्य धर्मदास संग्रह किया था बीजक का। अगला प्रश्न आप सबके सामने, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? तो लीला और अवतार मूल अंतर है सगुण और निर्गुण भक्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला और अवतार। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय। इस पंक्ति में प्रथम कनक का अर्थ बताना है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार है, लेकिन ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ अलंकार ना पूछ करके यहाँ ये पूछा गया है कि प्रथम कनक का अर्थ क्या है। तो प्रथम कनक का अर्थ है सोना। प्रथम कनक का अर्थ क्या है? सोना है। और दूसरे कनक की बात करें तो दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है,
मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था। ये आप सबके सामने है कि ब्रज भाषा में आप सबके सामने उत्तर आ जाता है सांजघर, सांजधर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांजधर। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया, तो सांजधर ने किया था। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। ये बताना है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, आप सबको बताना है। तो गोसाई विट्ठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक माने जाते हैं, गोसाई विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न आप सबके सामने है मदनाष्टक के रचयिता कौन है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, तो रहीमदास जी मदनाष्टक के रचयिता हैं। राउल बेल किसकी कृति है, ये बताना है। तो राउल बेल जो है ये रोजा की कृति है। राउल बेल किसकी कृति है, रोजा की कृति है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला प्रश्न है इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया था। दोस्तों इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है, यानी कौन सी हिंदी पश्चिमी की है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बांगरू। बांगरू जो है ये हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर है 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भैरव राम नायिका भेद किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत पुराना प्रश्न है ये, भैरव नायिका भेद किसकी रचना है। तो ये रहीमदास की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा शतक। तीसरे तार शतक के कवि माने जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो लीलाधर जहुड़ी नाटक जारी कविता संग्रह के रचयिता हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। विरह वरीस के रचयिता कवि का नाम क्या है। विरह वरीस के रचयिता कवि का नाम बोधा है। बोधा विरह वरीस के रचयिता हैं। इसमें से धूमिल की कृति कौन सी है, ये बताना है। तो संसद से सड़क तक कृति क्या है, धूमिल की है, यानी संसद के से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो संस्कृत के ये माफ़ कीजिएगा, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पर मिला था। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री भट्ट। श्री भट्ट युगल शतक के रचनाकार माने जाते हैं। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो प्रेम वाटिका भी रसखान की है, दान लीला भी है और सुजान रसखान भी है। तो इसका राइट आंसर ये रसखान की रचना नहीं है। तो यही बताना है कौन सी रसखान की रचना नहीं है। तो केली माधुरी रसखान की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है 25 नंबर का निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है।
निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होती हैं? ये आपको बताना है कि किस संप्रदाय में, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निज सिद्धांत का संप्रदाय किस सिद्धांतों पर अधिकृत है? यानी निज मत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर अधिकृत है? तो ये हरिदासी सिद्धांत पर अधिकृत है। निज मत सिद्धांत हरिदासी। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु माने जाते हैं, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया था? स्वामी हित हरिवंश ने कौन से संप्रदाय का परिवर्तन किया था? तो इसका राइट आंसर है आप सबके सामने कि स्वामी हित हरिवंश ने जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसका परिवर्तन किया था। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो इसका राइट आंसर है निम्बार्क संप्रदाय। कौन संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रपन्न कल्वली ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका नाम बताना आप सबको कि प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिताकार हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? तो चैतन्य संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो द्वैताद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस कवि की वंश परंपरा का माना जाता है? तो सूरदास को चंद बरदाई की वंश परंपरा को माना जाता है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस सन में हुआ था, ये बताना है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। 36 नंबर का प्रश्न आप सबके सामने है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। अगला प्रश्न है, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है महाकाव्य। महाकाव्य यदि कोई लिख रहा है तो उसका कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो जो लाल कवि हैं उनकी जो छत्र प्रकाश रचना है ये बुंदेली भाषा में है। किस भाषा में है? बुंदेली भाषा में है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जो प्रेम सागर है वो लल्लू लाल की रचना है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, उनके द्वारा रचा गया है प्रेम सागर, लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृत पर मिला, यानी उनके किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यामा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर दिया गया है। अब जिस पर कोई पुरस्कार दिया जाता है वो कृत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो बार बार पूछा जाता है। तो यामा आपको ध्यान रखना है, ये महादेवी वर्मा की कृत है। वैसे तो दीपशिखा, नीरजा श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा सब कुछ हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला है। तो अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके उर्वशी रचना पर दिया गया है, जो कि इसी वीडियो में एक प्रश्न में बताया गया है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन है? तो इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो अपभ्रंश प्राचीन है, प्राकृत प्राचीन है, संस्कृत प्राचीन है। इसमें से पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ये बताना है। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास आप लोग जान सकते हैं, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आप सबको ध्यान में रखना है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ब्रज भाषा से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं मेवाती, ये राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थानी है मेवाती बोली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाती। कन्नौजी, ब्रज और भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ लिखा है जयपुरी। जयपुरी से स्पष्ट है कि जयपुर में बोली जाती है, अर्थात राजस्थान में। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहार की बोली है, जबकि जयपुरी जयपुर यानी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना है, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना है। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में वर्णित है, तो फर्स्ट नहीं दिया है, तो 343 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भास धातु से भाषा बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भास। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा राजभाषा हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? तो एक बार ये प्रश्न और पूछा गया था, कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई है? तो भारत भारती लिखने में उर्दू के मुसद्दे हाली से प्रेरणा ली गई है भारत भारती। अब भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? ये भारत के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है भारत भारती। और किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? तो मुसद्दे हाली नामक रचना से। अगला प्रश्न है, छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह इम्पोर्टेंट कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कहा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये बताना है। तो दोस्तों, ये जो अधीन लिखा हुआ है, अधीन होता है, छोटा आक मात्रा होता है। ये जो व्यवहारिक लिखा हुआ है, यहाँ आक मात्रा होता है, व्यावहारिक होता है। ये जो मिष्ठान लिखा है, मिष्ठान होता है। तो राइट आंसर है अत्यधिक। अत्यधिक सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी है यहाँ अंताक्षरी। अंताक्षरी शुद्ध वर्तनी है। जो पूजनीय लिखा हुआ है, तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। इस तरह से होता है। तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है। और यहाँ कवित्री होता है, का वा और यत्री, ये कवित्री होता है, कवित्री नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है, कवित्री भी बार बार पूछा जाता है कि इस वर्तनी के लिए, तो ये ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ जब उच्चारित करते हैं तो पश्च भाग से बोला जाता है, इसलिए पश्च समृद्ध है ये। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब समृद्ध में आते हैं। तो बड़ा ऊ जो है पश्च भाग से बोला जाता है, इसलिए पश्च समृद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? अब आपको ये सामने आ जाता है, अभी बताए हैं कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ समृद्ध है, तो इससे स्पष्ट है छोटी ई समृद्ध में है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी बराबर हो जाएगा विद्यार्थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि संविधान का सही संधि विच्छेद होगा। संविधान का सही संधि विच्छेद क्या? संविधान नहीं लिखा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, सावधान लिखा है। तो साधन अवधान, साधन अवधान बराबर सावधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया ने कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण ऐसे में पर ये साथ है, याद कर लेना है। तो कर्ता ने, यानी कर्ता किससे संबंधित है? ने से संबंधित है, ने यहाँ लग रहा है तो कर्ता कारक हो गया। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, किस शब्द में उत्सर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? यानी उत जो उपसर्ग है किस में नहीं लगाया गया है? तो उत्कर्ष में भी है, उत्तम में भी है और उत धन गम में भी है, इसमें भी है। तो अत्यधिक में उत उपसर्ग नहीं लगाया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक। निसहाय में कौन सा उपसर्ग है? निसहाय, तो ये निह उपसर्ग लगाया गया है निसहाय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निसहाय। अगला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक कौन है? वट पीपल के लेखक कौन है ये बताना है। तो वट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं वट पीपल के लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया यानी जो कर्म के साथ हो, तो इसमें से कौन सा आ जाता है? वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है, ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का आचार्य शंकराचार्य नहीं है। वैष्णव भक्त का आचार्य शंकराचार्य नहीं है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं किया जाता है। तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप सबको जान लेना है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो घोड़ा भी है, घोटक भी है और है भी है। तो कटक अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। आराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, पबीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? इसमें गढ़ बताना है। तो जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, ये दोस्तों गढ़ इसमें है। अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सजना दो बार आया है। एक सजना मतलब संवरना होता है और दूसरा सजना मतलब पति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजना। एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी बार बार निकले तो वो यहाँ यमक अलंकार होता है। अगला है, तरण के ही संग तरल, तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ भी तरण दो बार आया है। एक तरण का अर्थ है सूर्य और एक तरण का अर्थ है नाव, तो यहाँ भी होगा यमक अलंकार। अब अगले प्रश्न की बात करें तो सम उपसर्ग का माँ में किस पर सुनाई पड़ता है, ये बता रहा है कि माँ कहाँ प्रयुक्त किया जा रहा है। तो संवाद में वाद और सम, तो यही पढ़ रहा है समवाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं, मुझे, मेरा, ये सब जो है उत्तम है।
जो कहा जाता है, मतलब जो कहता है कुछ वो उत्तम होता है, और जिसके जो सामने वाला है वो मध्यम होता है, और जिसके विषय में बात की जाती है वो अन्य पुरुष होता है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, तो इसमें से क्या है? यह वाक्य क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, कैसे हंसी? जोर से हंसी, तो ये है आकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, वाक्य का आसन्न भूतकाल कौन सा है? तो मैंने आम खाया, जो अभी अभी तुरंत हुआ है वो आसन्न भूतकाल होता है। तो मैंने आम खाया, ये है आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, आँच का अर्थ है। आँच का अर्थ होता है गर्मी, लपट, हानि। हानि, गर्मी, लपट, ये सब आँच का अर्थ है। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय है, अव्यय हमेशा है। हमेशा क्या है? अव्यय है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेशज शब्द है। दोस्तों ये हिंदी भाषा में विदेशों से लिया गया है, अर्थात अमीर जो है ये अरबी शब्द है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा शब्द जो है ये प्रयुक्त प्रत्यय है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी जो है ये बिरहड़ी है। क्या है? बिरहिड़ी, ये शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो नदी किस वाक्य की संज्ञा है? जातिवाची संज्ञा है। ये संपूर्ण नदी जाति को इंगित करता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है नदी। अगला है, निम्नलिखित में से ये बताना है, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। इसमें से कर्मवाच्य कौन सा है? तो जिसमें कर्म पर फल पड़ता है वही कर्मवाच्य होता है। तो बिल्ली के हाथों मारा गया, क्या मारा गया? चूहा मारा गया, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो सही हो। तो ठकुराइन का जो ठाकुर है उसका स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है, यही सही है। राजा का रानी होता है तो राज लिखा है। कवित्री का कवि होता है तो कवि लिखा है, इसलिए ये सब गलत है। ठकुराइन ठाकुर ये सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो जो सौदा है वो बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण इसमें बताना है, तो विशेषण इसमें नैतिक है। नैतिक क्या है? विशेषण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक की संख्या काफ़ी कम होती जाती है आप सबके सामने। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संन्यास शब्द में सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है संन्यास में। अगला है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। तो भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है अपने नाट्यशास्त्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास में संबंधित है? तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायः उत्तर पद प्रधान होते हैं, यही सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी क्या उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्याधन आर्थी, विद्यार्थी होता है तो दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, बधू धर ऊर्म, यानी बधूर्म का संधि विच्छेद क्या है? बधू धन ऊर्मी, तो ये सामने है आप सबके सामने, सही हो जाता है बधू धर ऊर्मी। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, एक दोस्तों वो है पूरा पैराग्राफ को पढ़ के आप सबको उत्तर देना है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता है? भक्ति को, यानी सूरदास जी के रूप का वर्णन किया गया है, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं। और अब इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है?
तो वैसे भी चाहे पैराग्राफ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आप लोग बता सकते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। सूरदास जी के काल को संत कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? भक्ति काल मानते। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर रचना सूरदास जी की नहीं है। तो सूरदास जी की कौन सी रचना नहीं है? साखी शबद रामायणी तो उनकी है। बीजक की संबंधित यानी संत कबीर की। तो सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर ये सब सूरदास की रचनाएं हैं, जबकि ये साखी शबद रामायणी जो है वो किसकी है? संत कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? भयानक रस नहीं पाया जाता सूरदास के पदों में। बाकी वात्सल्य रस के धनी माने जाते हैं सूरदास। श्रृंगार और शांत रस भी सूरदास के पाया जाता है रचना में। वहीं सूर सर तुलसी शशि उजगन केशव दास, इस पंक्ति में उजगन का क्या अर्थ है ये बताना है। तो उजगन का अर्थ है तारे, तारे या तारा उजगन का अर्थ है। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न हमारे द्वारा कराया गया। इस वीडियो में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 100 प्रश्न हिंदी कराया गया। तो वीडियो कैसा लगा, आपका कितना प्रश्न सही गया, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।